हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये फरवरी 2022 मंथ का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, सुपर टेट, इसके अलावा लेखपाल वीडियो, इसके अलावा यूपी पेट, जितने भी उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री राधेश्याम खेमका जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों 2022 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे उन्हीं में से इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ये गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके अलावा लोकप्रिय पत्रिका कल्याण के ये पूर्व संपादक भी थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। मरणोपरांत इन्हें 2022 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 16 का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है वो जीता है हर्षित सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस हैं उनको विथ डिटेल्ड इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको विस्तार पूर्वक ये क्वेश्चंस देखने हैं तो इसके लिए आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है? तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फरवरी 2022 मंथ की। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको 2021 की वार्षिक पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यानी साल 2021 के, उसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश ने किस विषय पर अपनी झांकी प्रस्तुत की है? तो 26 जनवरी 2022 को जो है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश ने काशी विश्वनाथ धाम और एक जिला एक उत्पाद योजना पर जो है अपनी झांकी प्रस्तुत की है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्योग में कौन सा स्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। अब दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहला स्थान किसका है? तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इसमें पहले स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया। यानी कब किया गया? तो 2 फरवरी 2022 को ये जो है घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 49 जो है संख्या हो गई है भारत में रामसर स्थलों की। खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्रभूमि बन गया। और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। तो यहाँ पर जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है वो है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य का। और दोस्तों, ये जो डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य थे ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है,
शोध आधारित कंपनी अटॉर्नी इंडिया द्वारा कोरोना वायरस को हवा में ही खत्म कर देने वाली मशीन इजाद की गई। यह कंपनी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये जो कंपनी है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने एक ऐसी मशीन का विकास किया है जो कि हवा में ही कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। यूपी की जो झांकी है वो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर केंद्रित थी। दूसरा स्थान किसे मिला? तो कर्नाटक को दूसरा स्थान मिला है। और कर्नाटक में जो है जो झांकी प्रस्तुत की गई है वो किस पर आधारित थी? तो पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना पर ये आधारित थी। तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो मेघालय। और मेघालय में किस विषय पर झांकी प्रस्तुत की गई थी? तो मेघालय का 50 सालों का राजत्व और महिला संचालित सहकारी संघों एवं स्वयं सहायता समूहों हेतु सम्मान पर अपनी झांकी को दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2022 में जो गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रस्तुत की गई है तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसे पहला स्थान मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में इसको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कैंसर सहायता केंद्र खोला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 जिलों में। और दोस्तों ये जो कैंसर सहायता केंद्र 12 जिलों में खोले जाएंगे तो ये 12 जिले कौन कौन से हैं? तो गोरखपुर है, वाराणसी है, अयोध्या है, कन्नौज, सैफई, प्रयागराज, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बहराइच और प्रतापगढ़। ये वो 12 जिले हैं जहां पर कैंसर सहायता केंद्र खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आकाश कंसल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। और दोस्तों इस पुस्तक को जो है कहां पर प्रकाशित किया गया है? तो यहाँ ये जो पुस्तक है इसे आईआईटी कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक समारोह था, तो उस दौरान जो है इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शिक्षण संस्थान ने निगाता विश्वविद्यालय जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बीएचयू। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस संस्थान ने जापान के निगाता विश्वविद्यालय से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा आईआईटी बीएचयू, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण कोर्स आरंभ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है पहली बार ये संस्थान होगा आईआईटी कानपुर जहां पर ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण कोर्स आरंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से ये सम्मानित हुई थी? यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवध रत्न पुरस्कार। और दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो साल 1995 में। ठीक है, साल 1995 में इन्हें अवध रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ विश्वविद्यालय। और दोस्तों ये जो फैमिली कोर्ट होगा इसमें वैवाहिक संबंधित जो भी मामले होंगे उसका यहाँ पर निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा संस्थान ड्रोन को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, आईआईटी कानपुर, जहां पर ड्रोन को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग विथ फायर को। 8 फरवरी 2022 को भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म राइटिंग विथ फायर ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट हो गई है।
राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। यानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक जो अखबार था उसे प्रकाशित किया गया था खबर लहरिया पर आधारित। ठीक है, तो खबर लहरिया पर ये जो फिल्म है राइटिंग विथ फायर, ये खबर लहरिया पर आधारित है, तो इसे जो है ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया। खबर लहरिया भारत का एकमात्र अखबार था। दोस्तों जो खबर लहरिया अखबार है ये भी अपने आप में काफी ज्यादा चर्चित है। क्यों है? क्योंकि इसे जो है सिर्फ दलित महिलाएं संचालित करती थी। 8 पन्नों की अखबार खबर लहरिया में महिला रिपोर्टर बदलते समाज, भ्रष्टाचार, सरकार के अधूरे वादों, गरीबों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाती थी। ठीक है, तो ये जो खबर लहरिया ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चित्रकूट में इस अखबार को प्रकाशित किया गया था और इसका जो संचालन है वो सिर्फ दलित महिलाएं करती हैं। तो इसी अखबार पर आधारित है ये फिल्म राइटिंग विथ फायर, जिसे ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा पत्रकार हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए? तो सबसे ज्यादा जो है पत्रकार पर हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर की अगर बात की जाए तो यूपी है, और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए कि थर्ड नंबर पर कौन सा है, तो एमपी, मध्य प्रदेश जो है तीसरे नंबर पर है। यानी सबसे ज्यादा 2021 में पत्रकारों पर हमले किस राज्य में हुए? तो ये हुए जम्मू कश्मीर में, और वहीं पर जो उत्तर प्रदेश ये दूसरे नंबर पर, और जो मध्य प्रदेश है ये तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निधिपति सिंघानिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बन गए हैं निधिपति सिंघानिया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी का नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी के साथ करार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। दोस्तों अभी आपको बताया था कि जापान की निगाता विश्वविद्यालय के साथ किसका समझौता हुआ? तो वो हुआ था बीएचयू का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। और यहाँ पर क्या है कि नाइजीरिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ जो है उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी का समझौता हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आपको ध्यान रखते हैं। नाइजीरिया की बात की जाए तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, और जापान की अगर बात की जाए तो है बीएचयू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजन केंद्र की स्थापना की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय। यानी दिव्यांगजन केंद्र की यहां पर स्थापना की गई है नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए फील्डी ऐप की सहायता से टीबी मरीज की खांसी की आवाज द्वारा परीक्षण किस स्थान पर शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। खांसी की आवाज आ, ई और ऊ बोलने से पता चल जाएगा कि आपको टीबी रोग है या नहीं है। इसके लिए टीबी कफ कलेक्शन ऐप तैयार किया गया है। इसमें रोगी या चिन्हित व्यक्ति की आवाज 8 बार रिकॉर्ड की जा रही है। अब इसमें क्या होगा, केवल खांसने से ही टीबी की पहचान हो सकेगी। इसके लिए सेंट्रल टीबी डिवीजन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा, पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। प्रयागराज में फील्डी ऐप की सहायता से घर घर जाकर क्षय रोग के बिना लक्षण सहित व्यक्तियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों या रिश्तेदारों की आवाज के सैंपल एकत्र किए गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो टीबी जो रोग है उसका पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है, और इसमें क्या होगा, सिर्फ खांसने से ही ये पता चलेगा कि व्यक्ति को टीबी है या फिर नहीं है। और प्रयागराज में जो है इस ऐप के माध्यम से सबसे पहले सैंपल एकत्रित किए गए घर घर जाकर के, जिसको टीबी यानी ये जो लक्षण हैं टीबी के वो हैं, ये और जिसको नहीं है उसके भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सचिंद्र नाथ सन्याल की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1893 में। 1893 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के गुरु थे, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो
करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इस वर्ष उनकी 143वीं जयंती है। उनका जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को वर्तमान में जो तेलंगाना है तो उसके हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध थी। सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो है सरोजिनी नायडू से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद पहली राज्यपाल कौन बनी थी, तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। इसके अलावा 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये बात की जाए कि पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी, तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 में। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। तो यहाँ से ये 3-4 जो फैक्ट हैं ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, दूसरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला 1925 में इन्होंने की थी। ठीक है, इसके अलावा इनका जो जन्म है वो तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गौरव खन्ना ने। और दोस्तों ये जो गौरव खन्ना है ये कौन है, तो गौरव खन्ना भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया है। कहां पर, तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ में। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, अलीगढ़। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है इस विश्वविद्यालय की, तो ये चीज भी आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय होगा इससे अलीगढ़ मंडल के 395 कॉलेज संबद्ध रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए किस नाम से एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रज्वाला नाम से। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में कब से डे नाइट T20 क्रिकेट मैच प्रतियोगिता शुरू हो रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी से। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है डे नाइट T20 क्रिकेट मैच, ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर में की जा रही है। तो कब से कब तक की जाएगी, तो 27 फरवरी से तो शुरू होगी और ये 28 मार्च तक ये चलेगी। और दोस्तों कानपुर में पहली बार जो है ये डे नाइट T20 क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और कहां पर किया जा रहा है, तो जेम्स ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्माइल योजना का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। 12 फरवरी 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में स्माइल यानी कि मुस्कान योजना का शुभारंभ किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा डिजाइन की गई यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याण और पुनर्वास प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह योजना पहचान, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक अवसरों और आश्रय के कई आयामों के जरिए जरूरी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखती है। इसके तहत जो है पहले चरण में अगर देखा जाए तो 10 शहरों में ये जो है प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो वो शहर कौन कौन से हैं, तो बेंगलुरु है, दिल्ली है, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर और उत्तर प्रदेश का है लखनऊ। मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद में जो है व्यापक रूप से ये प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने नई दिल्ली में जो स्माइल योजना शुभारंभ की है ये किससे संबंधित है, यानी इसका जो लाभ है वो किसे मिलेगा, तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहान अली मोहसिन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन बन गए। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं, तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो है रेसिंग में कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने पदक जीता, तो इन्होंने जो है MRF
फॉर्मूला 1600 मीटर की जो हुई है उसमें इन्होंने पदक जीता है। ठीक है, MRF फॉर्मूला 1600 प्रतियोगिता में इन्होंने जो है पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज के यश दयाल की IPL 2022 में कितने करोड़ में नीलामी की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3.2 करोड़ रुपए में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं क्रिकेटर यश दयाल जो कि प्रयागराज के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज का। और दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क में जो है पहली बार कन्नौज का इत्र लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है तो छत्तीसगढ़ जो है ये दूसरे स्थान पर है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण करने के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो ये बन गई है डाबर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों डाबर कंपनी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो डाबर इंडिया जो है पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जो पहल है वो 2017-18 में शुरू की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका मुख्यालय है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली ये भारत की पहली कंपनी बनी है डाबर इंडिया, इसलिए आपको इसका नाम ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संत रविदास जी की जयंती मनाई गई, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी का। और दोस्तों इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो दरअसल दोस्तों इनके जन्म को लेकर के भ्रांतियां हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। और कब? तो संवत 1433 में इनका जन्म हुआ था। और इस बार जो है तो इनका जन्म दिवस कब मनाया गया? तो 16 फरवरी को। ध्यान रखना है, 16 फरवरी को जो है इनका जन्म दिवस मनाया गया। और कब? 1433 संवत में इनका जन्म हुआ था, 16 फरवरी 1433 संवत को। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी होगी जो कि कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो उज्जैन में ये स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कहां पर खेला गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। और दोस्तों ये जो है कब खेला गया? तो 24 फरवरी को इस मैच को जो है खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी और कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने किस स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत सर्च का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी और कानपुर की जो इंक्यूबेटेड कंपनी है भारत टेक, तो इसने जो है किस स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया? तो भारत सर्च के नाम से एक सर्च इंजन है जिसका विकास किया है। दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है? तो जिस तरह से हमें किसी बारे में अगर जानकारी लेनी होती है तो नेट के माध्यम से हम गूगल पर सर्च करते हैं, तो गूगल एक क्या हुआ? गूगल एक सर्च इंजन है। इसी तरह से एक सर्च इंजन का विकास किया गया है भारत सर्च के नाम से, इंक्यूबेटेड कानपुर की जो कंपनी है भारत टेक और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की ओर से। अगला क्वेश्चन है, किसे CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विनीत जोशी को। और दोस्तों ये जो विनीत जोशी हैं ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं विनीत जोशी, इन्हें CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिडबी ने। और दोस्तों सिडबी की अगर बात की जाए कि जो सिडबी है इसकी स्थापना, सिडबी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जो है लखनऊ में, लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत कौन पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर। यानी कि उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत जो अस्पताल चुना गया है वो पहले स्थान पर कौन सा रहा? तो वो रहा है जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर। दोस्तों दूसरे तीसरे स्थान पर कौन सा रहा? तो उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर ने पहला स्थान हासिल किया। जिला महिला चिकित्सालय को 94.55% अंक प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर रहा है ललितपुर का जिला महिला चिकित्सालय, इसे जो है 93.50% अंक मिले हैं। तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो 93.32% अंक प्राप्त करके मेरठ के जिला महिला चिकित्सालय ने तीसरा स्थान हासिल किया। और चौथे स्थान पर रहा राजधानी का लोकबंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल, ये चौथे नंबर पर रहा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, पहले स्थान पर कौन सा है? तो जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर, ये पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को दिल्ली से बुलेट ट्रेन से जोड़े जाने की तैयारी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। यानी दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अयोध्या और दिल्ली से आगरा, जो उत्तर प्रदेश के हैं वाराणसी, अयोध्या, आगरा, इन्हें जो है दिल्ली से बुलेट ट्रेन के जरिए जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार रोबोट द्वारा 2 बच्चों का ऑपरेशन कर नई उपलब्धि किस संस्थान ने हासिल की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, PGI लखनऊ ने। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है, क्योंकि प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब रोबोट द्वारा बच्चों का ऑपरेशन किया गया और वो ऑपरेशन सफल हुए। ठीक है, तो ध्यान रखना है PGI लखनऊ में ये ऑपरेशन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस किताब का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अभिज्ञान प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 के लिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव का चयन हुआ। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर नीरजा माधव, ये जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के निवासी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2021 के लिए इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ और वाराणसी में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए मास्टर कार्ड्स ने किस बैंक से समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है मास्टर कार्ड्स ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर ने ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टीच नाम से। IIT कानपुर ने टीच नाम से ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए क्या होगा? तो इसके माध्यम से जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के मैसेज के आधार पर उनके होमवर्क का तुरंत मूल्यांकन कर सकेंगे, और जो छात्र होंगे वो भी होमवर्क या इसके अलावा जो भी टीचर के द्वारा उन्हें डाटा भेजा जाएगा, शिक्षक उसे जो है सॉफ्टवेयर के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर लाकर तुरंत मूल्यांकन भी कर सकेंगे। यानी जो छात्र होंगे वो अपने होमवर्क का जो डाटा टीचर को भेजेंगे उसका मूल्यांकन जो है टीचर बड़े ही आराम से कर सकेंगे। यही नहीं, इस डाटा को कोई दूसरा शख्स या छात्र नहीं देख सकेगा। तो ये जो है इसमें एक ये सिक्योरिटी के पर्पज से रखा गया है कि जो छात्र डाटा भेजेगा वो दूसरा छात्र नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। किस नाम से? तो ध्यान रखना है टीच नाम से इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए शवदाह गृह शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पूरे 3 साल। दोस्तों, जो ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत जो है क्या प्रावधान है? तो इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये, कितना 6,000 रुपये जो है दिया जाता है किसानों को। और अगर बात की जाए कि इस योजना का जो शुभारंभ है वो किसने किया था और कब इसे शुरू किया गया था, तो 24 फरवरी 2019 में, 24 फरवरी 2019 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसे लॉन्च किया गया था। और किसने इसे जो है शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन बूथ उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। 23 फरवरी 2022 को संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के मतदान में लखनऊ के एपी सैन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। लोगों को पर्यावरण के प्रति बेहतर संदेश देने के लिए इस ग्रीन बूथ को बनाया गया है। यानी ये जो ग्रीन बूथ है ये क्यों बनाया गया? तो लोगों को पर्यावरण के प्रति बेहतर संदेश देने के लिए इस ग्रीन बूथ को बनाया गया। इस बूथ की विशेषता क्या रही? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन इसकी व्यवस्था रही। यानी यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था थी वो वैकल्पिक ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से इसका प्रबंधन किया गया था। इस बूथ में मतदाताओं को लोकतंत्र के उत्सव की बेहतर अनुभूति के लिए सुंदर हैंडमेड सजावट जैसे रंगोली तथा पानी के लिए मटकों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है उत्तर प्रदेश में किस विधानसभा में ग्रीन बूथ बनाया गया, तो लखनऊ के एपी सैन पीजी कॉलेज में चौथे चरण में जो है ये ग्रीन बूथ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुण एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया। इसके तहत उन्होंने भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई। अब दोस्तों, ये जो 100 किसान ड्रोन हैं ये उत्तर प्रदेश और इसके अलावा पंजाब, गोवा, यानी भारत की अगर बात की जाए कितने राज्यों, तो 16 राज्यों और 100 गाँव में स्थापित किए गए हैं। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताजमहल में गुस्ल की रस्म के साथ शाहजहां का उर्स शुरू हुआ। यह रस्म कितने दिन की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन की। अब दोस्तों, ये जो गुस्ल की रस्म है ये 3 दिन की है और शाहजहां की है। अगर बात की जाए कि उर्स, जो यहाँ पर वर्ड है, उर्स क्या होता है? तो दोस्तों, उर्स जो है किसी फकीर, महात्मा, पीर आदि की मृत्यु के दिन का कृत्य या उत्सव है। और मुस्लिम समुदाय में ये जो दिन है बहुत ही पाक और पवित्र माना जाता है। इस दिन संबंधित फकीर या पीर की दरगाह की साफ सफाई करके उसे सुंदरता के साथ सजाया जाता है। और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद दरगाह पर चिराग आदि जलाते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। तो जो शाहजहां हैं उनकी जो उर्स का ये त्यौहार है ये कितने दिनों का मनाया गया? तो 3 दिनों का, और ताजमहल में ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और भारत के ही विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 में यह रिकॉर्ड बनाया। गुप्टिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए 3,299, तो कोहली के नाम पर 97 मैचों में 3,296 रन थे। लेकिन ये जो है रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? रोहित शर्मा ने, और उन्होंने 123 मैचों में 3,307 रन बना दिए। अब दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है
कि जो भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा, इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो इन्होंने कहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया, यानी आखिरी बार जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो वो मैच कहाँ पर खेला गया। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच खेला गया जिसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों ये थे फरवरी महीने के उत्तर प्रदेश के लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो कि हमने डिस्कस किए और हमने इसका रिवीजन भी किया। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में सारे क्वेश्चंस विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।